नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने से छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब की आज ये क्लास होने वाली है बिल्कुल अलग ही लेवल पर जाने वाली है। क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का, जिसके अंदर आपके लिए इस बेहतरीन क्लास को मैं कंडक्ट कराने वाला हूं। कुछ आर पार की क्लास ही आपको ये देखने को मिलने वाली है। ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता चुका हूं कि ये कोई आम सीरीज नहीं है भाई साहब। इस सीरीज का नाम है विजयी भव सीरीज। इस सीरीज का नाम आपको देखने को मिल रहा है विजयी भव सीरीज। आपकी ये होने वाली है विजयी भव सीरीज, आपकी यह होने वाली है विजयी भव सीरीज, आपकी ये होगी विजयी भव। और ये जो सीरीज आपकी होगी जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं ना, विजयी भव सीरीज, विजयी भव सीरीज, इस सीरीज के अंदर पता क्या क्या डिस्कशन होने वाला है। इस सीरीज के अंतर्गत ही मैं आपको डिस्कशन करूंगा कंप्लीट जीके जीएस के बारे में। कंप्लीट जीके जीएस के बारे में मैं आपको डिस्कशन करूंगा। कंप्लीट जीके जीएस के बारे में मैं आपको यहां डिस्कशन करने वाला हूं। और एक कंप्लीट जीके जीएस होगा आपका क्या क्या सर, आपकी पॉलिटी, आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, आपकी इकोनॉमिक्स, और यही नहीं, अभी और सुनिए, यहां आपको यूपी जीके भी देखने को मिलेगी, करंट अफेयर भी, स्टैटिक भी देखने को मिलेगी, कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा। और इस तरीके के जितने भी ऐसे होते हैं एनवायरमेंट वगैरह, हर एक चीज के ऊपर बेहतरीन डिस्कशन होने वाला है। दूसरी बात यहां पर समझ लीजिएगा, और क्या डिस्कशन होगा सर, विजयी भव सीरीज के साथ साथ याद रखना, विजयी भव सीरीज के साथ साथ याद रखना कि यहां पर ऐसे भी मामले आपको देखने को मिलेंगे कि यहां पर हम चर्चा करेंगे, कुछ मामलों में हम यहां पर चर्चा करेंगे कि सर यह यूपी पुलिस के लिए, यूपी एसआई के लिए, और इस प्रकार की जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जैसे लेखपाल वगैरह, ये सबके लिए बहुत जरूरी क्लास आपकी होने वाली है। ताबड़तोड़ होगी। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में कंप्लीट कर चुका हूं विजय भव सीरीज के अंदर। आज हिस्ट्री का दूसरे नंबर का सेशन है। पहला सेशन उम्मीद ये करता हूं कि आप सभी ने देख लिया होगा। क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार सबके सब। क्लास के अंदर सुमित गोस्वामी फिर से आ चुके हैं, कह रहे हैं राम राम भाई साहब, राम राम भाई साहब। चलिए सर, एक बच्चा है जो कह रहा है सर हाथरस उत्तर प्रदेश से आपको जय भवानी। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे मामा का जो गांव है वो उड़ई लाग गया है भाई साहब, हाथरस दूर है, ये आपको लाग गया है। अब हमारे पता क्या, हाथरस के यहाँ एक भैया हैं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में एसओजी डिपार्टमेंट में, जिनका नाम है अमित। तो अमित भैया जो है वो हाथरस से हैं और उन्होंने मेरे कई बार कई सारे काम बनवाए हैं। तो कमाल के आदमी हैं। हाथरस की तरफ से प्रणाम को पूर्णतः स्वीकार किया जाता है। और चलिए क्लास को भौकाली तरीके से हर रोज की तरह इस बार भी स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 जीतराणा सर की जय जयकार, ऐसा नकुल राघव कह रहे हैं। नकुल राघव आयुष्मान भव वत्स। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यह आपकी जो सीरीज है लल्ला, इस सीरीज के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे। ये जो सीरीज है इसमें अब तो लाइव चल गया अपन, लेकिन जो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलती है यह है विजयी भव प्लेलिस्ट। इसके अंतर्गत पहले मैंने पॉलिटी को खत्म किया था। पॉलिटी के मैंने 7 लेक्चर लिए थे और 8वें लेक्चर में पॉलिटी नस्ते नाबूद हो गई थी। इसके बाद मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। और आज की जो क्लास है लाडले, ये क्लास किसके बारे में चल रही है सर? ये क्लास चल रही है यूपीएसआई हिस्ट्री 2016, जो कि कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों के लिए हिस्ट्री रहने वाली है। इसको उम्मीद मैं करता हूं कि 217 लोग अगर वर्तमान में देख रहे हैं तो लाइकों को 217 कर लिया जाए। बेटा मक्कारी मत करो, मत करो मक्कारी, मान जाओ। इस तरीके की चीजें आपको शोभा नहीं देती बस, तो फटाफट से एक बार लाइक करेंगे, भौकाल पूरा काटेंगे, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो इस चीज के बारे में पूरी तरीके से याद रखना। जी हाँ, बहुत बढ़िया, खुल के खेलो एक बार। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स को, किसके बारे में चर्चा करने वाले। पॉलिटी देखना ना, कंप्लीट आपकी कर दी गई है, कंप्लीट आपकी कर दी गई है। स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तैयार हो? ठीक है, चलो चलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। तमिलनाडु से एक बच्चे मुझे राम राम कर रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब हम बात करते हैं बाबू, एंशिएंट हिस्ट्री है आज भी। 3 क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की होनी है आज के बाद, कल और एंशिएंट हिस्ट्री होगी, उसके बाद मेडाइवल आपको देखने को मिल जाए। लिखित है रुम्मी देनई, मास्की, गिरनार और भाब्रू अभिलेख आपको देखने को मिलता है। अशोक के शिलालेखों की चर्चा की जा रही है। कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक है? सर गुर्जरा और मास्की, ये 2 अभिलेख आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला है गुर्जरा, गुर्जरा अभिलेख है, दूसरा है मास्की अभिलेख। गुर्जरा और मास्की, इन दोनों ही अभिलेखों के अंदर अशोक का नाम अशोक रखा गया है। बाकी कोई भी है, रुम्मी दे नहीं है, गिरनार है, भाब्रू है, उन सभी उल्लेखों के अंतर्गत लिखा हुआ है अशोक का नाम प्रियदर्शना था। ये करेक्ट आंसर होगा मास्की अभिलेख।
अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, मास्की एमपी में आपको देखने को मिलता है, गुजरात में है, ठीक है। दूसरा है कि रुम्मी देनई जो अभिलेख है इसमें, इसको रानी अभिलेख के तौर पर भी कई बार, नहीं इलाहाबाद का अभिलेख है वो, रुम्मी देनई अभिलेख इनका एक स्तंभ लेख के लिए भी फेमस था। इनका हिसाब किताब तगड़े लेवल पर रहा है कि भैया ये जो अभिलेख है इसमें इनका नाम प्रियदर्शना था। इनका एक और नाम है प्रियदर्शना, प्रियदर्शना इनका एक और नाम आपको देखने को मिलता है। सर ये जो लेवल है ये सब कोई जानता है, लेकिन अब जो मैं आपसे पूछूंगा कि इस अभिलेख की खोज किसने की थी, ये लेवल है आपका उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, फटाफट बताइए। बेयरली नाम से है, सी बेयरली नाम से एक पर्सन आपको देखने को मिलता है जो 1917 में इसकी खोज करेगा, ठीक है। सी बेयरली 1915 में। तो इसकी खोज जो की गई थी, मास्की अभिलेख की जो खोज की गई थी वो किसने करी थी सर, 1915 में की गई थी सी बेयरली के द्वारा। सी बेयरली के द्वारा खोज की गई थी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में पहली बार सक्षम कौन हो पाया था तिवारी जी? अब है तिवारी, फटाफट मुझे बताओ सर। अगर मैं बात बताऊं, अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ने में सक्षम कौन हुआ था? अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ने में सफल कौन रहा था? पहली बार पढ़ने में कौन सफल रहा? पहली बार पढ़ने में सफल कौन रहा था? पढ़ने में सफल कौन रहा सर? पहली बार पढ़ने में, अगर मैं सफल की बात करूंगा कि पहली बार पढ़ने में सफल कौन रहा, फर्स्ट टाइम जो सक्सेसफुली इस चीज को पढ़ पाया था, उसका नाम आपको क्या देखने को मिलता है सर? 1837, दैट वाज जेम्स प्रिंसैप। जेम्स प्रिंसैप आपको देखने को मिल जाएगा। एक और सवाल पूछ लूं लेवल हटा के सर, 1866 में पहली बार अशोक के शिलालेखों को लोगों के लिए ओपन किया गया था, यानी इनको पब्लिक किया गया था, प्रकाशित किया गया था। किसने प्रकाशित किया था सर? यह किसके द्वारा 1866 में प्रकाशित किया गया था सर? इंपोर्टेंटली याद रखना, यह अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही इसको प्रकाशित किया गया था ताकि लोग इसको पढ़ पाए। 1866 में किया गया था। ब्यूरली वाला जो क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन होगा आपके लिए, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। अंडमान निकोबार से दाऊ साहब को प्रणाम, नमस्कार, पहुंच चुका है। चलिए, ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज का संबंध किस युद्ध से है? दशराज युद्ध कौन सा युद्ध है सर? इसको कहा जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स। दशराज युद्ध यह रावी नदी के किनारे हुआ था, नियर रावी रिवर हुआ था, रावी रिवर हुआ था, याद रखना सर। इसकी ब्राह्मण थियरी भी एक कहती है, वसुमित्र, एक मतलब दो हैं आपके, दो राजा देखने को मिलते हैं, एक विश्वामित्र एक वसुमित्र। विश्वामित्र और वसुमित्र के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिस लड़ाई की वजह से आपको युद्ध देखने को मिला। इसके अंदर राजा सुदास होते हैं जो इसके अंदर विनर रहे हैं। विनर कौन रहे हैं? राजा सुदास, किंग सुदास इसके अंदर विनर रहे हैं, राजा सुदास इसमें विनर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा अगर हम पूछा जाए राजा सुदास का वंश कौन सा था, त्रुत्सु भरत वंश इनकी डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। डायनेस्टी इनकी कौन सी थी? डायनेस्टी थी त्रुत्सु भरत। त्रुत्सु भरत वंश आपको देखने को मिल जाएगा, त्रुत्सु भरत वंश। आगे चल के यही इन्हीं के नाम पर भरत वंश का नाम भरत पड़ा है। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, महापाषाण संस्कृति के संबंध में चेरिकल क्या है? विच ऑफ द कंटेक्स्ट इज कॉल्ड चेरिकल? आपका किसको कहा जाता है? चेरिकल किसको कहा जाता है? फटाफट मुझे बताइए, चेरिकल क्या कहलाता है? चेरिकल आपको क्या कहलाता है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे बिना किसी परेशानी के। एसएससी जीडी का भी रिजल्ट आ चुका है, ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन पहले हम इस सेशन को पूरा करेंगे, फिर जीडी के सेशन को हम पूरी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए सर जी, एक बच्चा है कह रहा है कि सर गोंडा से जय हिंद, जय हिंद को प्रणाम में स्वीकार किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, समझिएगा चेरिकल आपको क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में तगड़े तरीके से मुझे बताइए कि चेरिकल आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बिना किसी परेशानी के मुझे बताइए, ठीक है। बिना किसी परेशानी के मुझे बताओ फटाफट से। सर चेरिकल क्या होता है? एक विशेष प्रकार का कलश दफन होता है। मृत्यु के बाद जब एक व्यक्ति को दबा दिया जाता है तो वो चेरिकल के अंदर होता है। एक अर्न ब्यूरियल आपका होता है, कलश का दफन होता है। मरने के बाद इंसान की अस्थियों को पुनः दाब देना, ये चेरिकल आपका कहलाता है। ये क्या होता है? दिस इज ए टाइप ऑफ केपस्टोन नहीं होता, टोपी पत्थर नहीं होता, ये कलश दफन होता है। मेजरली अगर हम बताते हैं तो सर ये मेटल एज का है, मेटल एज का है, मेटल एज में देखने को मिलता है, और उसमें भी आयरन एज का सबूत है ये। यानी कि जब आर्यंस भारत में आए थे तब दक्षिण भारत में द्रविडियन सिस्टम चलता था, तो द्रविडियों के द्वारा यूज किया जाने वाला कॉन्सेप्ट था, इसको द्रविड़ यूज किया करते थे। द्रविड़ का मतलब है कि दक्षिण भारत वाले यूज करेंगे, तो इसको द्रविड़ों ने ही यूज किया था। द्रविड़ सभ्यता का है, तो ऑब्वियस सी बात है केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, केरल एंड तमिलनाडु में देखने को यह मिल जाएगा। खेचे मीटर, खेचो, खींचिए, आगे बढ़िए। अगला सवाल है, अष्टाध्यायी में पाणिनि ने किस लिपि का उल्लेख किया है? अष्टाध्यायी में किस प्रकार की लिपि आपको देखने को मिलेंगी? पहली बात, अष्टाध्यायी को कहा जाता है कि यह संस्कृत की ग्रामर है, संस्कृत की ग्रामर इसको कहा जाता है।
अगर हम बात करें अष्टाध्यायी के अंदर 8 भाग है, प्रत्येक में उपभाग कितने हैं? 8 इसके भाग हुए, प्रत्येक में उपभाग कितने हैं? प्रत्येक में उपभाग कितने हैं? प्रत्येक में उपभाग कितने आपको देखने को मिल जाएंगे? पार्ट्स इसके अंदर 8 है और उसमें उपपार्ट्स आपको कितने देखने को मिल जाएंगे, जिसको सब पार्ट्स के तौर पर भी देखा जाएगा। उनके बारे में भी फटाफट मुझे बताओ कि भाई किस प्रकार का आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किस प्रकार का यह आपको देखने को मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। सर पहली बात तो यह है कि मौखिक लिपि पे आधारित है, अपनी बुद्धि का प्रयोग ठीक प्रकार से कीजिए। यह मौखिक लिपि पर आधारित है, इसमें क्योंकि स्क्रिप्ट ही मेंशन नहीं है, कोई भी लिपि का उल्लेख नहीं है, ये मौखिक लिपि पर आधारित है। मौखिक लिपि पर आधारित आपको देखने को मिल जाएगी। मौखिक लिपि देखने को मिलती है, ये ओरली एक दूसरे को समझाई गई है। इसके अंतर्गत मात्रा का उल्लेख केवल इसी प्रकार से किया जाएगा। धीरज यादव जौनपुर से प्रणाम करत रहे। यानी इसके अंदर बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा कि यह मौखिक लिपि है, इसका उल्लेख किसी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि पाणिनि ने इसको 300 से 400 से 500 से 400 बीसीई में लिखा था। इतनी पुरानी किताब आपकी यह है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, त्रिरत्न की अवधारणा आपको कहां देखने को मिलती है? त्रिरत्न की अवधारणा आपको कहां देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ग्रेड 2013। लेवल देख रहे हो सवाल का? इस प्रकार के सवाल के लेवल को देखकर अच्छे अच्छे लोगों के लेवल निकल जाते हैं। तो त्रिरत्न की अवधारणा के बारे में बात करते हैं, यह आपको कहां देखने को मिलती है? सर मैं सीधा कहूंगा दर्शन, ज्ञान और चरित्र। सीधे तौर पर मैं बात कहूंगा दर्शन, ज्ञान और चरित्र आपको देखने को मिलेगा। दर्शन, ज्ञान और चरित्र एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसको कहा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आप दर्शन अच्छा करो, आप ज्ञान अच्छा दे करो और आप चरित्र अच्छा रखो। यह जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है। सम्यक चीजें आपको जैनिज्म के कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और बौद्ध, धम्म और संघ, ये चीज आपको देखने को मिलती है। बौद्ध, धम्म और संघ, ये आपका त्रिरत्न है। बौद्ध, धम्म और संघ, ये आपका ऐसा है जिसको कहा जाता है बुद्धिज्म का त्रिरत्न। तो तीनों रत्न आपको देखने को मिलते हैं, दोनों में देखने को मिलते हैं। वैदिक धर्म में ये नहीं होता। वैदिक धर्म में आश्रम होते हैं। वैदिक धर्म में 4 आश्रम है। मिर्जापुर से प्रणाम कर रहे हैं लड़के, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें, इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख है। 4 आश्रम में सबसे पहले है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ठीक है, सन्यासी और उसके बाद वानप्रस्थ। 0 से 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 25 से लेकर और 50 वर्ष तक अगर हम बात करते हैं तो आपको गृहस्थ बसाना है। 50 से लेकर 75 वर्ष के बीच में आपको सन्यास देखना है और 75 से आगे जाने पर आपको वन्यप्रस्थ कर लेना चाहिए। वैदिक काल में निष्क क्या था मैं बता चुका हूं, एक प्रकार का आभूषण था। कमाल की बात यह है, मुद्रा की एक इकाई थी सर, ये टाइप ऑफ ऑर्नामेंट भी था और यूनिट ऑफ करेंसी भी थी। अब दोनों हो जाएगा। कल की क्लास में जब मैंने लिया था तब मैंने निष्क को एक आभूषण बताया था। मैंने बताया था कि 1 तोला जैसे आपका सोने का होता है, इसी प्रकार से रत्ती जो होता है 100 रत्तियों को मिलाकर हीरे के अंतर्गत ये जो रत्ती होते हैं, जैसे मेरा ये है, ये रत्ती में मतलब काउंट होता है। कितने रत्ती का है ये, तो रत्ती में काउंट होता है। 22 रत्ती, 20 रत्ती ऐसे। तो निष्क जो होता है एक प्रकार का आभूषण होता है, लेकिन इसको यूनिट ऑफ करेंसी के तौर पर भी रखा गया है। लेकिन यूनिट ऑफ करेंसी के तौर पर इसको कब रखा गया? लाडली बात यह है कि इसको यूनिट ऑफ करेंसी के तौर पर तब रखा जाता है जब मौर्यंस का काम चल रहा था, तब की बात आपको यह देखने को मिलती है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल खुल के खेलिए, ये रहा। महावीर स्वामी का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? महावीर स्वामी किस डायनेस्टी के थे? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान श्री राम किस डायनेस्टी के थे, तो वो भी मुझे बताना। सर क्या उनकी डायनेस्टी को पहचानना संभव है? असंभव सर, ऐसा संभव ही नहीं है। संभव है। राम मंदिर के स्कल्पचर्स पे लिखा हुआ है। राम मंदिर का दर्शन किस किसने किया हुआ है? वहां पर जो पैलेट लगी हुई है राम मंदिर पर, कभी पढ़ी है वो? खैर मैं तो गया था, तो मुझे वहां पर जो है सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर एंड नहीं, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल थे, 2 कांस्टेबल सर थे और एक जो है सब इंस्पेक्टर थे और एक और थे एसओजी से थे वो, ठीक है, वो कमांडर थे। तो ये 4 लोग थे मेरे साथ में जो थे, तो उन्होंने तो मुझे पूरा भाई वो पढ़वाया था कि सर आप आराम से पढ़ लीजिए, खुल के खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत बहुत आभार आपका, ठीक है। तो ये किस गणराज्य में थे? भगवान श्री राम का भी वंश कौन सा था वहां पे लिखा हुआ है। कमाल की बात है, दोनों के वंश सेम है। ये भी इच्छावाकु के थे और भगवान श्री राम भी इच्छावाकु डायनेस्टी के थे।
जो वहां पे लिखा हुआ है इच्छावाकु। इच्छावाकु, इच्छावाकु क्षत्रिय डायनेस्टी होती है इच्छावाकु। ठीक है, याद रखेंगे डायनेस्टी का नाम क्या, इच्छावाकु डायनेस्टी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर पूछा जाए तो भाई इनका जन्म जो हुआ था वो वैशाली में, कुंडग्राम में, वज्जी में या कपिलवस्तु में, इनका जन्म कहां हुआ है फटाफट बताएंगे। ठीक है, चलिए आपके स्टूडेंट थे? हाँ मेरे स्टूडेंट रहे हैं भाई, तभी तो उन्होंने मुझे आराम से, इतना आराम से दर्शन कराने के लिए चीजों को मैनेज कराया था, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। फटाफट बताइए बिना किसी परेशानी के, बिना परेशानी के याद रखना। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, यह आपके कुंडल ग्राम में देखने को मिल जाएंगे। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। पिता सिद्धार्थ है, माता है त्रिशला। माता कौन है? त्रिशला है। त्रिशला यशोधरा इनकी पत्नी है, त्रिशला, माता त्रिशला आपको देखने को मिल जाएंगी। यशोधरा पत्नी है। यशोधरा कौन है? पत्नी। यशोधरा है पत्नी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इनके भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धना, इनके भाई का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर आपको डी इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, एनटीपीसी का वीडियो 6 बजे बाबू कल आएगा। एनटीपीसी का वीडियो 6 बजे वाला वीडियो था, वो आपको कल देखने को मिल जाएगा। आर पार का वीडियो होगा, वो कल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एनटीपीसी का वीडियो कल से आना है। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हों में किन दो व्यक्तियों के मध्य संवाद है? मिलिंद पन्हों में दो व्यक्तियों के मध्य संवाद की बात की गई है। ठीक है, इसको नागसेन के द्वारा लिखा गया है, नागसेन के द्वारा इसको लिखा गया है। तो फटाफट बताएंगे किस किस के मध्य संबंधों की चर्चा की गई है, फटाफट इनके बारे में मुझे बताना बिना किसी परेशानी के। और ये कब की है, किस चीज के बारे में बात करती है? ठीक है, याद रखना। देखो हमारे यहां क्या था, एक इंडो ग्रीक रूलर आपको देखने को मिलते थे, हिंदू यूनानी शासक हमें भारत के अंदर देखने को मिले हैं, जिनका नाम है राजा मिलिंद। राजा मिलिंद आपको देखने को मिलते हैं, जो कि इंडो ग्रीक है। मिलिंद साहब कैसे हैं? यह एक इंडो ग्रीक रूलर है, हिंदू यूनानी है। भारत के अंदर स्वर्ण सिक्कों को किसने शुरू किया था? ये हिंदू यूनानी है। स्वर्ण सिक्कों को भारत में शुरू करने का श्रेय हिंदू ग्रीक्स को जाता है। ये तकरीबन 100 बीसीई की किताब आपको देखने को मिलती है, 100 बीसीई की किताब है। अब ये बौद्ध धर्म से रिलेट करती है। दिस इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से ये रिलेट करती है, क्योंकि बुद्धिज्म इससे पुराना है। ठीक है, पॉइंट यहां पर यह स्टार्ट होता है कि मैं चलो इसके बारे में चर्चा भी अगर करना चाहूं तो किस प्रकार से मैं इसकी चर्चा कर पाऊंगा। मिलिंद पन्हों में मिलिंद कहते हैं नागसेन से, नागसेन मैं राजा हूं, आज मेरे पास सैनिक है, सेना है, राज्य है, धन है, दौलत है, तुम्हारे पास है क्या? तुम मात्र एक कुटिया में रहते हो, तो इस प्रकार की परेशानी आपको क्यों देखने को मिली? उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का अर्थ स्पष्ट है, मेरे जीवन के बारे में चीजें स्पष्ट हैं, और मुझे किसी चीज की तृष्णा नहीं है। मेरे जीवन में जो दुख है वो मुझे दुख ही नहीं लगता। इस तरीके की बातें यहां पर कही गई। ठीक है, चलिए तो इस तरीके की चीजें कहेंगे। तो ये मिलिंद को समझ में आ गया कि सही मार्ग क्या है, तो नागसेन से इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी है। अशोक और मैं आपको बता दूं, उपगुप्त जो थे इन्होंने अशोक को दीक्षा दी है। ठीक है, याद रखना। गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? बताइए। गुप्त काल में आपको देखने को मिलता है नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, चलो चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड आपको क्या देखने को मिलेगी? सर कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया है। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया है, इसके बारे में याद रखना। अगर मैं बात करता हूं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो इन्हीं का नाम विक्रमादित्य आपको देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त की अगर मैं बात करता हूं कि स्कंदगुप्त है, तो स्कंदगुप्त वो व्यक्ति है जिसके समय में हूणों का अटैक हुआ था। इंपोर्टेंट रूलर है। समुद्रगुप्त 100 युद्धों के विजेता, जिनको कविराज की उपाधि दी जाती है, इनके समय में आपको एक्स मतलब परशुराम प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं, आपको कवि राज प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं, परमेश्वरम के सिक्के देखने को मिलते हैं, गरुड़ प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं। सातवाहन वंश के शासक ने दक्षिणापथ स्वामी की उपाधि धारण करी थी। सर दक्षिणापथ स्वामी की उपाधि किसने धारण की है? अगर मैं बात करूं सातवाहन वंश का सिमुक जो है संस्थापक है, संस्थापक आपको देखने को मिल जाएगा। पूछा जा सकता है कि इस वंश की राजधानी क्या थी? सर इस वंश की राजधानी आपको देखने को मिलती है कि वो प्रतिष्ठान अर्थात पैठान आपको देखने को मिल जाएगी। प्रतिष्ठान या पैठान आपको देखने को मिल जाएगी। शतकर्णी भी इंपोर्टेंट रूलर है, कृष्ण रूलर इनका नहीं है, ये राष्ट्रकूटों का रूलर देखने को मिलता है। गौतमीपुत्र शातकर्णी को
एक ब्राह्मण भी कहा जाता है, एक ब्राह्मण भी इनको कहा जाता है, अहि ब्राह्मण भी इनको कहा जाता है, विशिष्ट ब्राह्मण भी इनको कहा जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये जो उपाधि जिसकी चर्चा यहां पर की गई है, ये उपाधि भी आखिरकार गौतमी पुत्र शातकर्णी से ही रिलेट करती है। राज भी इन्हीं को कहा जाता है, ये उपाधि ही इनकी है। ठीक है, ये उपाधि ही इनकी आपको देखने को मिलती है और गौतमी पुत्र शातकर्णी को ही राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इन्हीं का है, एक ब्राह्मण है। ठीक है, अहि ब्राह्मण है, दक्षिणापथ पति आपको देखने को मिल जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा के विजयों का उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति में 12 साउथ इंडिया के राजा, 9 नॉर्थ इंडिया के राजाओं को इसमें हराया गया। इतने राजाओं को हराया गया, ओवरऑल 100 राजाओं को यहां पर हराया गया था। और पूछा जाता है कि कौन सा रूलर है जो प्रयाग प्रशस्ति के अंदर उल्लेखित किया गया है? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, हर्षवर्धन है? कौन ऐसा रूलर आपको देखने को मिल जाएगा जिसको यहां पर आप देखेंगे? तो फटाफट बताइए। ठीक है, लेखपाल के लिए मॉडर्न हिस्ट्री कब शुरू कर रहे हो? बहुत जल्दी शुरू करना बच्चे, बहुत जल्दी। ठीक है, याद रखना, मैं तो तैयार हूं, आप तैयार हैं कि नहीं? आही बताइए ना। देखो, अगर हम बात करते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा के जो विजय अभियान है उनका चर्चा की गई है, तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा यहां पर की गई है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा यहां पर की गई है। इसके बारे में तगड़े तरीके से याद रखना। ठीक है, इसके बारे में तगड़ा तरीके से आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर मैं बात करता हूं, इसको लिखा किसने था? इसको हरिशेन के द्वारा लिखा गया था, हरिशेन के द्वारा इसको लिखा गया है। पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य, सर ये मौर्य कालीन है, जबकि ये गुप्त कालीन देखने को मिलते हैं। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही आपको नवरत्न देखने को मिले हैं, नवरत्न इन्हीं के दरबार में आपको देखने को मिलते हैं। हर्षवर्धन आपके वर्धना डायनेस्टी से हैं, जिनका कार्यकाल 606 से लेकर 647 तक चला है। ठीक है, जो एडी में आपका चलता है। ठीक है, खैचोमीटर, अरे भाई लाइक करके चलो, क्लास में लाइक होना जरूरी है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, कुषाण काल में बुद्ध धर्म की किस शाखा को सर्वाधिक संरक्षण मिला है? सर भारत के अंदर ही किस शाखा को सर्वाधिक संरक्षण मिलता है? कुषाण काल के अंदर ही आपको देखने को मिलता है चौथी बुद्ध संगति भी आपको देखने को मिलती है, फोर्थ बौद्ध संगति भी आपको यहीं पर देखने को मिली है, चौथी बुद्ध संगति भी आपको यहीं देखने को मिली है। और ये बुद्ध संगति में पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन था? फोर्थ बुद्ध संगति के अंदर पूछा जा सकता है कि इसमें अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिला था? तो सर करेक्ट लेवल पर याद रखना, चौथी बुद्ध संगति में अध्यक्ष आपको देखने को मिलता है अश्वघोष हो सकता है, और साथ में वसुमित्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कमाल की बात यह है कि ये आपको 78 एडी में देखने को मिलती है, जो कि कश्मीर में आपको देखने को मिली है। और ये इसी के काल में, यानी कुषाण डायनेस्टी के समय राजा कनिष्क के काल में ही आपको ये देखने को मिलती है, जो 78 एडी में गद्दी पर बैठा। उसी वर्ष उसने शक संवत की शुरुआत भी की थी, जो आज की डेट में हमारा कैलेंडर है। यहां महायान शाखा को पूजा जाता है, हीनयान शाखा भारत के बाहर है, भारत के बाहर आपको देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंटर है कि वज्रयान शाखा क्या होती है? वज्रयान शाखा टोना टोटका, जादू टोना, मनचाहा प्यार, स्वतंत्र से छुटकारा, इस तरीके की चीजों के लिए देखने को मिल जाता है। और थेरवाद आपका होता है, जो कुछ बुद्धे लोगों के लिए देखने को मिलता है, बुजुर्ग लोगों के लिए देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे? जब मैं क्लास में नहीं आया था तो कुछ बच्चे क्लास के अंदर कमेंट कर रहे थे, इस सवाल को वो बार बार पूछ रहे थे। कुछ बच्चे बार बार इसमें पूछ रहे थे कि सर ये साक्ष्य कहां से मिले, ये साक्ष्य कहां से मिले। मुझे पता था कि लल्ला कब तक बचाओगे खुद को, आओगे तो इसी क्लास में। वाह 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 सर ये तो राइम ही नहीं हुआ बेटा, मैं एक शायर थोड़ी हूं, मेरा काम है सवालों को फंसाना। शायरियों को तो लोग आजकल खुद फंसा लेते हैं। और भैया दरोगा बनने के बाद शायरी मैटर ही नहीं करेंगे, आप जो बोलोगे वही शायरी हो जाएगी आगे बढ़िए। देखो मोहनजोदड़ो में आपको अग्निकुंड के साक्ष्य देखने को नहीं मिले हैं, बट अगर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिले, कालीबंगन और लोथल, इन दोनों के ही साक्ष्य आपको यहां देखने को मिलते हैं। कालीबंगन और लोथल, इन दोनों के ही साक्ष्य आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। बगैर परेशानी के याद रखना, ठीक है, बगैर परेशानी के इसमें याद रखेंगे कि अग्निकुंड के अंदर पता लगता है, अग्निकुंड के साक्ष्य, फायर ऑल्टर के साक्ष्य, बोथ ए और बी दोनों से, बोथ बी और सी आपको दोनों जगह से देखने को मिले हैं। याद रखेंगे। अगला सवाल है, भीतरी स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है? नहीं सर, चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित नहीं है। इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया था, ये इंपॉर्टेंट है। इनका विवाह किससे हुआ है? सर लिच्छवी की राजकुमारी है, लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया है। राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया, कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया।
कुमार देवी से इनके द्वारा विवाह किया गया है। याद रखना, समुद्रगुप्त करेक्ट नहीं होगा, स्कंदगुप्त है या कुमारगुप्त प्रथम है, इन दोनों में से कोई एक है। तो मैंने आपको याद करने के लिए तरीका बताया है, स्कंद को याद रखो, भीतरी स्तंभ, भीतरी गांव है, भीतरी गांव मिले कानपुर के नजदीक आपको देखने को मिलता है। यही नियर बाई में इनके द्वारा मंदिर का निर्माण भी किया गया है, यहाँ नियर बाई में इनके द्वारा मंदिर का निर्माण भी किया गया है, इसके बारे में भी याद रखना। तो मैंने बताया कि भीतरी बात है, ये बहुत इंटरनल बात है कि इन्होंने हुणों को बहुत बुरी तरह मारा था, इन्होंने हुणों को बहुत बुरी तरह मारा था। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत तगड़े तरीके से हम बताते हैं कि यह स्कंदगुप्त के बारे में है कि इन्होंने हुणों को बहुत बुरी तरह मारा था, भीतर घुसा घुसा के उनको बहुत पीटा था। अगर हम बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम आपको देखने को मिलते हैं, नालंदा के निर्माता आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी के बारे में आपसे पूछा जाता है, एक बंदरगाह का उल्लेख है जो आपको कहां देखने को मिलेगा, इनके बारे में मुझे बताइए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी आपको कहां देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर के तौर पर हम बताते हैं, यह आपको कहां देखने को मिलेगा, बताइए। ठीक है सर, मैं खेत से घर जा रहा हूं, बहुत बढ़िया धर्म सिंह, मुझे लगता है कि आपको खेत पे ही ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आप खेत में बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है ठीक है, याद रखिएगा, बगैर किसी परेशानी के इसके बारे में आप याद रखेंगे। आगे बताएंगे पेरिप्लस के बारे में जो मैंने पूछा, करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं भड़ौच, मुजरिस और अरिकमेडू, यानी चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन इसमें सही है। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी किस भारतीय बंदरगाह का उल्लेख है? तो इसमें तीनों ही बंदरगाहों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। भारत के मेजर बंदरगाहों का जो उल्लेख है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। और करेक्ट आंसर ये है कि किस किस के बारे में चर्चा करता है? सर, ये भारत और रोम के बारे में चर्चा करता है, इंडिया और रोम के ट्रेड के बारे में बताता है, इंडिया एंड रोम के ट्रेड के बारे में बताता है। रोम कहां? इटली में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ट्रेड की जानकारी यहां पर दी गई है पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी में, यहां जो ट्रेड चला है उसकी जानकारी यहां दी गई है। वैदिक सभ्यता में पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में है? द लिटरेचर ऑफ पुरुष मेधा आपको कहां देखने को मिलता है? ठीक है, पुरुष मेधा आपको कहां देखने को मिलता है, बताइए फटाफट से। पुरुष मेधा आपको कहां देखने को मिला है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कहां कहां इसका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। सर देखो, अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद का जो ब्राह्मण अभिलेख है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण देखने को मिल जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है जो यजुर्वेद में है वो यहां भी होगा, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। इसी के अंदर पुरुष मेध की चर्चा की गई है, इसी के अंदर पुरुष मेध की चर्चा यहां पर की गई है। ठीक है, याद रखना बिना किसी परेशानी के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? पुरुष मेघ का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा अश्ववेग। ठीक है, मतलब हिंट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये हिंट के लिए आपको देखने को मिल रहा हूं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको देखने को मिलता है अश्वमेघ। अश्वमेघ का मतलब क्या है? अश्व की बलि के लिए किया जाने वाला एक यज्ञ, अश्वमेघ में अश्व की बलि दी जाएगी। ठीक उसी प्रकार से पुरुष मेध में क्या पुरुषों की बलि दी जाएगी? अगर एक कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट ये जरूर बताता है कि यहां पर पुरुष बलि की चर्चा की गई है, यहां पर यह स्पष्ट है कि यहां पुरुष बलि की चर्चा की गई है, पुरुष बलि की चर्चा की गई है, पुरुष बलि की चर्चा यहां पर की गई है। पर पॉइंट बहुत क्लियर है कि केवल पुरुष बलि की चर्चा से काम नहीं चलेगा, यह भले ही संकेत है परंतु यह सत्य नहीं है। यह केवल संकेत है, यह सत्य नहीं है, इस बात की चर्चा यहां पर की गई है। यह केवल संकेत है, यह सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर इसमें डी होगा। अगला सवाल, सर्वदर्शन संग्रह के लेखक कौन है? सर्वदर्शन संग्रह के लेखक आपको कौन देखने को मिलते हैं? एक कांस्टेबल के अंदर आया हुआ आपका सवाल है, सर्वदर्शन संग्रह आपको देखने को मिलता है, या किस बारे में चर्चा करता है, इसके बारे में तगड़े तरीके से बता दीजिए। ठीक है, याद रखना, इसमें 16 भारतीय दर्शनों का उल्लेख किया गया है। कितने? 16। ठीक है, तो 16 भारतीय दर्शनों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। तो इसके बारे में फटाफट आप बताएंगे, करेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा। सर, इसको माधवाचार्य जी के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? माधवाचार्य जी के द्वारा इसको लिखा गया है, और इसके अंदर 16 भारतीय दर्शनों का उल्लेख है।
16 भारतीय दर्शनों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। दर्शनों का उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में याद रखेंगे कि इसमें 16 भारतीय दर्शनों का उल्लेख किया गया है। गणिका नामक नगर वधु का उल्लेख किस काल में मिलता है? गणिका एक क्वेश्चन होता है जो किस पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। नगर वधु का कॉन्सेप्ट क्या है? आम्रपाली एक नगर वधु थी। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसको नगर वधु बनना पड़ गया मजबूरी में। क्यों बनना पड़ा? आम्रपाली आपको देखने को मिलती है आम के वृक्ष के नीचे पाई गई थी, इस वजह से उसके घर वालों ने उसका नाम आम्रपाली रख दिया। उसके माता पिता, वास्तविक माता पिता का नाम किसी को नहीं पता, लेकिन वो बहुत सुंदर थी। हर एक राजा उससे विवाह करना चाहता था, उसके लिए युद्ध छेड़ने के लिए तैयार हो गया। पुरुष सभी उससे विवाह करना चाहते थे। उसकी इस खूबसूरती के कारण उसको नगर वधु बना दिया गया। नगर वधु का मतलब मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट होगा कि यहाँ नगर वधु का जो मतलब है वो आपको किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। नगर वधु का उल्लेख आप यहां पर याद रख लेंगे, ठीक है? याद रखना बिना किसी परेशानी के, ठीक है? चलो ओके, चलो ये कहां पर था, ठीक है? अच्छा, इसका करेक्ट आंसर है जो नगर वधु का कॉन्सेप्ट है गणिका नाम से, वो गुप्त में भी है और मौर्यंस में भी है। कमाल की बात है, इसको अर्थशास्त्र के अंदर भी उल्लेखित किया गया है, अर्थशास्त्र में भी उल्लेखित इसको किया गया है, और इसका उल्लेख आपको वतस्यान की कामसूत्र में भी देखने को मिलता है। तो जो कामसूत्र किताब है जो वतस्यान के द्वारा लिखी गई है, वतस्यान महर्षि वतस्यान के द्वारा लिखी गई, उसमें भी उल्लेख है। और जो कौटिल्य जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, उसमें भी इसका उल्लेख है। आगे बढ़िए। जूनागढ़ अभिलेख किस शक क्षत्रप से संबंधित है? शक क्षत्रप आपको देखने को मिलते हैं जो पश्चिमी क्षेत्र में थे, इनको पश्चिमी क्षत्रप भी कहा जाता है, पश्चिमी क्षत्रप भी इनको कहा जाता है, वही शक क्षत्रप आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? फटाफट क्लास को लाइक करके आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर आपको रुद्रदामन प्रथम का उल्लेख देखने को मिलता है। तो रुद्रदामन प्रथम का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में आपको दिया गया है, जो पश्चिमी क्षेत्र में आपको देखने को मिला था, पश्चिमी क्षेत्र में आपको देखने को मिला था रुद्रदामन। सबसे बड़ा संस्कृत अभिलेख भी इसी का है जो गिरनार पर्वत पर है, जो यहाँ जूनागढ़ अभिलेख के अंदर है, यहीं पर आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ा संस्कृत अभिलेख यही है, सबसे बड़ा संस्कृत अभिलेख आपको यही देखने को मिल जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा संस्कृत अभिलेख यही है, खिंच के याद रखेंगे। बहुत बढ़िया अनी, मेरे भाई पाडनी की अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? पाडनी की अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? मैंने इस सवाल क्यों पूछा? अभी तक पूछा गया है कि पाडनी की अष्टाध्यायी में कितने भाग हैं। ऑब्वियस सी बात है, अष्ट अध्याय यानी 8 अध्याय हैं तो 8 भाग है। उपभाग कितने हैं सर? 4 ईच में है, 4 ईच में है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसके अंतर्गत, पूछा जा सकता है कि भैया कितने इसके अंतर्गत आपको पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं, कितने पार्ट्सों की चर्चा यहां पर की जाएगी, तो उसके बारे में याद रखना बिना परेशानी के। पाडनी के द्वारा अष्टाध्यायी को संस्कृत के तौर पर लिखा गया था, जो एक मौखिक इसका विवरण देता है, मतलब इसके अंदर किसी स्क्रिप्ट का यूज नहीं है। और 3996 आपको देखने को मिलता है, 3996 परफेक्टली अष्टाध्यायी आपकी देखने को मिल जाएगी। 3996 इज द करेक्ट आंसर। महाभाष्य की रचयिता पतंजलि किस काल के हैं? चलिए शुंग डायनेस्टी के आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि शुंग डायनेस्टी के जो पुष्यमित्र शुंग आपको देखने को मिले हैं, पुष्यमित्र शुंग आपको देखने को मिले हैं, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही वास्तविकता में आपको मैं बताऊं अश्वमेध यज्ञ किया गया था, वो भी 2 बार, जिसको संपन्न किया था पतंजलि ने। इन्होंने ही महाभाष्य लिखी है, योग दर्शन इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। कमाल के आदमी देखने को मिलते हैं पतंजलि आज की डेट में, इन्हीं के नाम पर आयुर्वेदाचार्य जी के द्वारा चीजें शुरू की गई है। नहीं 4000 नहीं है, 3996 है, याद रखिएगा इसके बारे में, भूलना नहीं है लल्ला। आगे बढ़िए। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? मनुस्मृति के अंदर किया गया है कि स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए, ये लिखा हुआ है। साथ है मनुस्मृति के अंदर जातीय व्यवस्था का बहुत तगड़ा विवरण यहां पर किया गया है कि कास्टिज्म किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में भी बातें की गई हैं, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि गांव में काली हो जाएगी चाला कर ढाटा मार। वाह, लेकिन इसका आप उत्तर भी सुन लेंगे कि ना ओला ना ढाटा मारू उम्र मेरी गिरकाने की, अद्भुत। इसके बारे में आप याद रखेंगे। मैं देख पा रहा हूं कि किस प्रकार से यह क्लास उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की होते होते धीरे धीरे हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार तक अपनी पहुंच को पहुंचा रही है। लगता है पूरे भारत पर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का कब्जा होने जा रहा है।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं, मनुस्मृति का दहन भी किया गया था 1927 में, मनुस्मृति का दहन भी किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं कि अर्थशास्त्र के बारे में कॉन्सेप्ट बता दीजिए, तो सर अर्थशास्त्र को लिखा गया है हमारे कौटिल्य जी के द्वारा, और कमाल की बात यह है कि इसी के अंदर सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। कामसूत्र जो है ये वत्स्यायन के द्वारा लिखाई गई है, और नारद स्मृति जो है यह भगवान और भक्त के मध्य के संबंध को दर्शाती है। ठीक है, याद रखेंगे बिना किसी परेशानी के। अगला सवाल है, ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य रूलर का है? चालुक्य वंश की बारे में याद रखना, 3 चालुक्य वंश आपको देखने को मिले हैं। चालुक्य वंश कितने? 3 हैं सर। एक है बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य को ही वातापी के चालुक्य कहा जाता है। एक है आपके वेंगी के चालुक्य, वेंगी विष्णुवर्धन के द्वारा शुरू किया गया था, वेंगी के चालुक्य। और एक आपको कल्याणी के चालुक्य देखने को मिलते हैं, कल्याणी के चालुक्य देखने को मिलते हैं। पूछा जा सकता है कि बादामी के जो वातापी या बादामी शाखा है कहां की है? कर्नाटक की है, कर्नाटका की है। ये वेस्टर्न गुजरात की है, वेस्टर्न गुजरात की और वेस्टर्न महाराष्ट्र की अंदर आपको देखने को मिलती है। वेंगी कहां देखने को मिलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में चर्चा करती है। इसके बारे में याद रखिएगा, कीर्तिवर्मन इसके अंदर अंतिम रूलर रहा है, परंतु स्पष्टीकरण मांगा गया है कि भैया इसके बारे में क्लियर कीजिए ना। ठीक है, अंडमान निकोबार में भी क्लास की पहुंच रही है। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल के जवाब की तरफ चलेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा हर परीक्षा में राणा सर का नाम रहेगा, ऐसा विवेक का कहना है। अद्भुत विवेक, अद्भुत। अगर मैं आपको बताऊं, वेंगी के चालुक्य आंध्रा में आपको देखने को मिलते हैं, आंध्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर है चालुक्य शासक जो ऐहोल अभिलेख में आपको देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर पुलकेशिन द्वितीय। अगला सवाल हम देखते हैं, ये रहा। गुप्त काल में ग्राम भोजक क्या था? ग्राम भोजक क्या होता था? गांव का राजा। ग्राम भोजक जो होता था वो गांव का राजा हुआ करता था। इसके बारे में मुझे बताइए। सर सीजीएल और सीडीएस वाले क्लास ले सकते हैं बेटा। सीजीएल और सीडीएस वालों के लिए हमारा बैच लॉन्च किया गया तथास्तु, जो दोपहर 12 बजे आएगा। उसके बारे में कल मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, उसको जरूर सुनिएगा। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहां करने जा रहा हूं, उसको जरूर सुनिएगा कल। उसके बारे में अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी आपको यहां पर सुननी होगी, वो भी आपको यहां पर सुननी होगी। सर ग्राम भोजक जो होता था एक तरीके का डीसी होता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था। वो सभी चीजें यहां पर कर लेता था, मतलब वह आपका विलेज हेडमैन भी था, लैंड ओनर भी था, टैक्स कलेक्टर भी था। मतलब ऑल ऑफ द अबव का कॉन्सेप्ट वो बनाया ही इसके लिए गया था। तो सीधे तौर पर याद रखिएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या है। धर्म महामात्र की नियुक्ति किस शासन ने की थी? किस शासक के द्वारा की गई थी? धर्म महामात्र की नियुक्ति किस स्तंभ लेख में इसका वर्णन मिलता है? किस स्तंभ लेख में आपको देखने को मिलता है? ठीक है, याद रखना। यह जो नियुक्ति है इसके बारे में किस स्तंभ लेख में वर्णन किया गया है? किस स्तंभ लेख में वर्णन इसका किया गया? किस स्तंभ लेख में वर्णन किया गया है? वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया। किस स्तंभ लेख में इसका वर्णन किया गया है? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि सर ये वाला स्तंभ लेख है जिसमें इसका वर्णन किया गया है, तो तगड़े तरीके से बताएंगे। ठीक है सर, नमस्ते ले लो प्लीज। नमस्ते लिया जाता है आपका। नमस्ते ले रहे हो कि बेच रहे हो? हाँ, फटाफट बताइए। आगे हम बात करते हैं बगैर किसी परेशानी के। खुल के खेलो भाई साहब। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया पूछा जा रहा है धर्म महामात्र अशोक के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, किस स्तंभ लेख में इनका वर्णन किया गया है, तो वो भी बताना। ऑप्शन पूछ लेता हूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। कौन सा ऐसा स्तंभ लेख आपको देखने को मिलेगा जिसमें इसके बारे में चर्चा की गई है? बढ़िया तरीके से इसके बारे में याद है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में नियोग प्रथा का अर्थ क्या था? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपको बताइए नियोग प्रथा का विवाह क्या होता था? कॉन्सेप्ट क्या था? नियोग का कॉन्सेप्ट क्या था? आज की डेट में अगर नियोग जैसी चीजें हो जाए तो संभव ही नहीं है। ठीक है, चलो तो बहुत अलग ही चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। नियोग में क्या होता है, अगर कोई विधवा हो जाती थी तो पुनर्विवाह एग्जिस्ट नहीं करता था और विधवा का वंश चलना जरूरी होता था। तो किसी महान पुरुष के साथ महिला संबंध बनाती थी जिससे कि पैदा होने वाला बच्चा अच्छा उत्पन्न हो और इस प्रकार से उनका वंश भी चलता रहे। महाभारत में भी नियोग प्रथा की चर्चा की गई है। शुरुआती तौर पर ही आप देखते हैं तो कस्टम फॉर विडो टू बैगेट सन्स, विधवा के पुत्र प्राप्ति की प्रथा को ही वैदिक काल में नियोग प्रथा कहा गया है। आज की डेट में तो आपको देखने को नहीं मिलता कि ऐसी कुछ चीज भी हो, और लॉजिकली भी अगर हम देखें, सामाजिक सभ्यता के अनुसार भी देखें तो यह चीज उचित नहीं है। अगला सवाल, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? फटाफट बताइए।
बिना किसी परेशानी के आप मुझे बताइए कि भैया यहां पर अगर हम बात करते हैं तक्षशिला किसकी राजधानी थी? सर जी, गंधार की राजधानी तक्षशिला देखने को मिलती है। ये सवाल यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, तो गंधार किसकी राजधानी है? सो गंधार इज द कैपिटल ऑफ तक्षशिला। गंधार इज द कैपिटल ऑफ तक्षशिला। ये तक्षशिला की कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। किसकी कैपिटल है? तक्षशिला की कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। नाम गंधार रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, कुंभकोणम तांबे के पत्र किस साम्राज्य से संबंधित है? जो कॉपर कुंभकोणम है, कुंभकोणम आपको देखने को मिलते हैं। जो कॉपर प्लेट्स है ये किससे रिलेट करते हैं? अब कमाल की बात है, ये सवाल हमने खुद बनाया है या किसी परीक्षा में आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन आपकी परीक्षा को भेदने के लिए इसको हमने बनाया है ताकि आपके लिए चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से रख सकें। फटाफट बताइए, कुंभकोणम आपको देखने को मिलता है, यह तांबे के पत्र किस साम्राज्य से संबंधित है? फटाफट बताइए। इसके अंदर ही चर्चा की जाती है स्थानीय स्वशासन की। चोलाज के समय पर आपको ये देखने को मिलते हैं, चोलों के समय पर आपको ये देखने को मिलते हैं कि स्थानीय स्वशासन वगैरह की चर्चा इसी में की गई है, इसी में प्रशासन की चर्चा की गई है। तांबे के पत्रों में प्रशासन का उल्लेख है, प्रशासन का उल्लेख किया गया है। प्रशासन के उल्लेख से मेरा तात्पर्य है कि यहां पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार से आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा कुंभकोणम तांबे के पत्र अर्थात सिक्कों के बारे में। याद रखेंगे बिना किसी परेशानी के। अगला सवाल है, गार्गी किस उपनिषद में वर्णित विदेशी स्त्री थी? गार्गी संवाद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गार्गी संवाद आपको देखने को मिलता है और गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। याज्ञवल्क्य का संवाद आपको देखने को मिलता है। बहुत जोरदार यह संवाद आपको देखने को मिलता है। याज्ञवल्क्य एक आपको योग पुरुष है। याज्ञवल्क्य आपको देखने को मिलते हैं एक योग पुरुष है। ठीक है, बिना किसी परेशानी के आप याद रखना। ठीक है, होता क्या कि याज्ञवल्क्य अपने जीवन के सभी कर्मों को करने के पश्चात अपनी पत्नियों को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे थे, जिसको वानप्रस्थ योजना कहा जाता है। तो गार्गी उनसे संवाद करती है। गार्गी अपने प्रश्नों का उत्तर उनसे लेती है। उनके सभी प्रश्नों का उत्तर एक योग पुरुष के द्वारा बेहतरीन दिया जाता है और यह आपका देखने को मिलता है। यह बृहदारण्य उपनिषद में ही आपको देखने को मिलता है। छांदोग्य उपनिषद आपका स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट उपनिषद आपका कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद इज द स्मॉलेस्ट उपनिषद। ठीक है, याद रखना। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, खींच के इसके बारे में याद रखेंगे तगड़े तरीके से। अगला सवाल ये रहा, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन आपको देखने को मिलता है? शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाटक लिखा है। मृच्छकटिकम नाटक जो किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बिना किसी परेशानी के याद रखना कि यह शूद्रक के द्वारा लिखा हुआ नाटक है, इसके बारे में याद रखना। ठीक है, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलो। एकमात्र ऐसा लेखक है जिसने अपनी पुस्तक में पहली बार किसी ब्राह्मण को गरीब दर्शाया था। यानी एकमात्र ऐसा नाटक है जिसके अंदर ब्रह्मदत्त कौन है? ब्रह्मदत्त की कहानी है। ब्रह्मदत्त की कहानी इसमें देखने को मिलती है और इसमें ब्रह्मदत्त एक गरीब ब्राह्मण है। ब्रह्मदत्त एक गरीब ब्राह्मण है। तो पहली बार पता लगा था लोगों को कि ब्राह्मण भी गरीब हो सकते हैं। अजी हाँ, वरना ब्राह्मणों का जो ऑरा था उस समय में वो अनमैचेबल था। ठीक है, वो ऑरा अलग था, वो समय अलग था, वो दौर और था, वो वक्त और था। अगला सवाल, आप्रासंत धर्म सूत्र किस वेद से संबंधित है? पूछा गया है। आपस्तंभ धम्म सूत्र, यूपी कांस्टेबल 2009। बताइए यार, सवालों के लेवल तो पहले आया करते थे, आजकल तो लेवल का लेवल ही नहीं रहा है। आज की डेट में तो बहुत ही हल्के हल्के सवाल आपको देखने को मिलते हैं बिना किसी परेशानी के। इसके अंतर्गत आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसके अंदर बताएंगे क्या आपको ये देखने को मिलता है। भाई देखो, लाइक करो क्लास को। शूद्रक भाई तैयार है, शूद्रक अपने जानकार आदमी है। ठीक है, हम बात करते हैं किससे रिलेट करता है। विराट सिंह बच्चा बता रहा है सर ये यजुर्वेद से रिलेट करता है, जो कि करेक्ट बता रहे हैं। यजुर्वेद में ही आपको धर्म सूत्र देखने को मिलता है। मेजरली धर्म सूत्र आपके जितने भी हैं वो यजुर्वेद के अंदर ही उल्लेखित है। ठीक है, चोल काल में वेलंगलय भूमि किसे दी जाती थी? गृह ब्राह्मण किसानों को दी जाती थी। ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा किस वंश में देखने को मिलती है? इसको शुरू किसके द्वारा किया गया है? ब्राह्मणों को भूदान की प्रथा किसने शुरू की? बताइए, ब्राह्मणों को भूदान की प्रथा, ब्राह्मणों को भूदान की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई है? भूदान की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई है? सब ब्राह्मणों को भूदान होना चाहिए, इसकी प्रथा जो शुरू की गई थी वह किसके द्वारा शुरू की गई थी? सर ब्राह्मणों को भूदान, इट वॉज स्टार्टेड बाई किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्संस आपको देखने को मिलते हैं। सातवाहन डायनेस्टी।
सातवाहना डायनेस्टी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, जिसके बारे में आप याद रखेंगे तगड़े तरीके से। हूणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, बहुत बुरी तरह मारा था स्कंदगुप्त ने। और इन्हीं के संबंध में आपको देखने को मिलता भीतरी अभिलेख, कानपुर वाला भीतरी अभिलेख इन्हीं से रिलेट करता है। याद रखेंगे कि नहीं? याद रखना। नेक्स्ट है, षोडश महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था? षोडश मतलब है 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? करेक्ट है, मगध और कौशल, अवंती और वत्स। देखो एक अगर आपको छाटना हो मगध और कौशल के साथ जाना, ऐसे तो सारे छाट लो, तो इंपोर्टेंट मगध और कौशल ही देखने को मिलता है। कौशल की कैपिटल श्रावस्ती हुआ करती थी, जो एमिनियंट्स में से एक आपको देखने को मिले हैं। ये देख के ये मत सोचना कि इसमें अवंती और वत्स को भी ले लें, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप सीधे तौर पर सीधे एक क्वेश्चन के आंसर के साथ जाएंगे जो आपको देखने को मिलता है मगध और कौशल। इसमें भी मगध आपका प्रीमियम था, कौशल फिर भी आपको, यहां पर आप समझ सकते हैं कि कौशल फिर भी आपको टक्कर दे सकता था, पर बाद में कौशल पर भी कब्जा हो गया है। निम्नलिखित में से किस स्थल ने त्रिमुख वाले शिव का मुखौटा प्राप्त हुआ था? ट्रीसेफलस थ्री हेडेड शिवा मास्क आपको कहां देखने को मिलता है? थ्री हेडेड शिवा मास्क आपको कहां देखने को मिलता है? शिवजी के आकार का 3 मुख का जो क्षेत्र है यह आपको कहां से देखने को मिलता है? बिना किसी परेशानी के इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पॉइंट यह है कि यह है पशुपतिनाथ, इनको पशुपतिनाथ कहा गया है, परंतु जो शैव धर्म, शैव मत को मानते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि यही भगवान शिव है। तो शैव मत को मानने वालों के लिए यही भगवान शिव का प्रारूप आपको देखने को मिल जाएगा। सीधे तौर पर आप याद रखेंगे कि यही भगवान शिव का प्रारूप है। ट्राइसेफेलस आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये भगवान शिव ही तो है कौन? भगवान शिव के अलावा है कौन? तो लॉर्ड शिवा के लिए कहा गया है। ये मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा गया है? त्रिमुख वाले। सर इनको जैसा कि मैंने अभी बताया पशुपतिनाथ इन्हीं को कहा गया है, पशुपतिनाथ इन्हीं को कहा गया है, पशुपतिनाथ इन्हीं को कहा गया है। इनके बारे में भी तगड़े तरीके से याद रखना बिना किसी समस्या के। अगला सवाल है, ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया, कल आ गया था। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? ये बढ़िया सा। हर एक बौद्ध संगति में धर्मों का विभाजन होता रहा है, या फिर कह सकते हैं कि यहां पर कहा जाता रहा है कि हीनयान महायान ये तब का समय है जिसके बाद बुद्ध धर्म में कोई भी संगति होने में बहुत लंबा समय लगा। ठीक है, देवशीन बिना किसी परेशानी के मुझे बताएंगे, देवशीन भाई बिना किसी परेशानी के मुझे बताएंगे। मतलब धर्म के आधार पर विभाजन ये चौथी बुद्ध संगति में देखने को मिला था लल्ला, चौथी बुद्ध संगति में आपको देखने को मिला चतुर्थ। तो जो बच्चे मुझसे थियरी में पढ़े हैं, मैंने चारों ही काउंसिल्स के अंदर बताया है कि बच्चे पहली काउंसिल में आपके ग्रंथों की रचना हुई है। पहली में आपको देखने को मिलता है कि आपको उपाली के द्वारा लिखे हुए सूत्र मतलब 2 हैं आपके इंपोर्टेंट। आनंद ने लिखा था सूत्र पिटक और विनय पिटक लिखा था उपाली ने। वो पहली मीटिंग में लिख गया था और उसी के हिसाब से चीजें चल रही थी। लेकिन 78 एडी में जब चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कनिष्क के टाइम पर, वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में, तो सब चीजें आपको 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में देखने को मिली है। आगे हम बात करते हैं, गार्गी और मैत्रेय किस काल की विदुषी महिलाएं हैं? सर ये है आपकी, हाँ अब बढ़िया है, ये किस वेद से संबंधित करती हैं? सर यह है आपके उपनिषदों में देखने को मिलती है। तो उपनिषद आपके किस काल के हैं? क्योंकि जिस काल के उपनिषद होंगे उसी काल के अंतर्गत यह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना बिना किसी परेशानी के इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो मैत्री कौन है बताइए? सर मैत्री याज्ञवल्क्य की पत्नी है। मैत्री कौन है? यह है वाइफ ऑफ याज्ञवल्क्य, वाइफ ऑफ याज्ञवल्क्य। अब याज्ञवल्क्य कौन है? ये योग पुरुष है, सबसे इंपोर्टेंट बुद्धिमान आदमी। इनका संवाद हुआ है गार्गी के साथ, क्योंकि यह आपको उपनिषदों में देखने को मिलता है। बृहदारण्य उपनिषद में इसका चर्चा की गई है, बृहदारण्य उपनिषद में, तो ऑब्वियस ही बात है कि लेटर वैदिक पीरियड में ही होगा। ठीक है, थोड़ा हम भी अपनी बुद्धि लगाएंगे। अशोक के शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है, तो सर कौन सा शिलालेख है? 13वें नंबर का शिलालेख है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। 13वें नंबर का शिलालेख है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे, खुल के खेलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम क्या था? फटाफट बताएंगे, कौन सा दरबारी था? सर मैगेस्ट्रीज देखने को मिल जाएगा जो इसके दरबार में आया था।
इसी ने इंडिका नाम की किताब भी लिखी है। इंडिका नाम की किताब भी इसी के द्वारा लिखी गई है। इंडिका इसी ने लिखी है, जिसमें समाज को 7 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्णन भी किया गया है। ये कमाल की बात है, मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्णन यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इस बारे में भी तगड़े तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखो, मैंने बता दिया है कि एनटीपीसी वालों के लिए शाम 6 बजे रोज अब वीडियो आया करेगी, रिकॉर्डेड सेशन आया करेगा एनटीपीसी वालों के लिए। अभी यूपी के अंदर मैं और काम करने जा रहा हूं, एसएससी में तो काम करूंगा ही करूंगा, बाकी चीजों के बारे में भी काम करने और जा रहा हूं। बस एक आपसे विनम्र निवेदन है कि बाकी चीजों को करने के लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों के समर्थन की, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है बता चुका हूं मैं, या कौटिल्य ने अपनी किताब में प्रतिपादित किया था। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से रिलेट करता है? रुद्रदामन से रिलेट करता है, याद रखिएगा। त्रिरत्न का सिद्धांत किस धर्म से है? दोनों में ही देखने को मिलता है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो फटाफट बताइए, कविराज की उपाधि किसको देखने को मिलती है? कुछ सवाल रिपीट हो गए। कविराज की उपाधि किसको मिलती है? सर कविराज की उपाधि, और साथ में जिसको विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा था, ये दोनों ही चीजें आपको यहां देखने को मिलती हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर वुड बी समुद्रगुप्ता। ठीक है, याद रखने बिना किसी परेशानी के। और अमन भाई हैं बुलंदशहर से, अपनी ही जगह से। अष्टाध्यायी पाडनी ने लिखी है। हर्यक वंश का कौन सा शासक कुणिक नाम से भी जाना जाता है? अजात शत्रु को कुणिक भी कहते हैं। बिंबिसार की हत्या करके यह रूलर बना था, इसकी हत्या करके उदयन रूलर बना था। पटना यानी पाटलिपुत्र की स्थापना इसी ने करी थी। पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो इसी के द्वारा की गई है, याद रखना इसी के बारे में। ठीक है, पाटलिपुत्र को इसी के द्वारा कैपिटल बनाया गया था, उदयन ने ही इसको कैपिटल बनाया था। अजात शत्रु को कुणिक कहते हैं। इसको पितृहंता भी कहा जाता है, पितृहंता भी कहा जाता है। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता भी इसी को कहा जाता है, याद रखेंगे। जी हाँ, याद रखेंगे। अगला सवाल है ये रहा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस महाजनपद में स्थित था? तक्षशिला आपको गंधार में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण है? बहुत बढ़िया, ये अच्छा सवाल है। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण आपको देखने को मिलते हैं, यानी पार्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द अर्थशास्त्र? ठीक है, अर्थशास्त्र में कितने अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करिए। और इसके बारे में आप बता दीजिए, अर्थशास्त्र में कितने अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे, बिना परेशानी के इसमें चर्चा कर दीजिए। बिना परेशानी के इसके अंदर चर्चा कर देंगे, कितने अभिलेख आपको देखने को मिलते हैं। भारत में मैकियावेली किसको कहा जाता है? एक ग्रीक हिस्टोरियन है मैकियावेली, तो भारत का मैकियावेली किसको कहा जा सकता है? तो चाणक्य जी को भारत का मैकियावेली कहा जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में, कुल 15 अधिकरण आपको देखने को मिल सकते हैं। अधिकरण कितने? 15 अधिकरण इसमें देखने को मिल सकते हैं। टोटल कितने? 15 अधिकरण है। 15 है भाई, तुम तुक्का मारते हो यार, तुम गलत आदमी हो। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया यूपीएसआई के अंदर? मैंने जैसा बताया, अगर कोई बच्चा मुझसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको इसके बारे में पता ना हो। तगड़े लेवल का आपको ये देखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट बहुत अलग ही लेवल का है। तो इसके बारे में आप मुझे बताएंगे किसके द्वारा इसको बनाया गया था महाबलीपुरम, जिसको मामल्लपुरम देखने को मिलता है। इसी को मामल्लपुरम बोला जाता है। और यह आपको देखने को मिलता है पल्लव डायनेस्टी के एक मजबूत शासकों में से एक, जिनका नाम है नरसिम्हवर्मन प्रथम। इन्हीं के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर बनाए गए। 7 मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। इनको सप्त पैगोड़ा कहा जाता है, इनको सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। इनको मामल्ल भी कहा जाता है। महामल्ल की जो उपाधि है वो भी किसके द्वारा ली गई थी? नरसिम्हवर्मन के द्वारा ली गई थी। मैं आपको बता दूं, पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने ही हराया था, क्योंकि इनके पिता थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को हराया था पुलकेशिन ने। गुस्से में आकर, क्रोध में आकर इन्होंने पुलकेशिन को बहुत बुरी तरह मार मारी थी। उसके बारे में भी आप याद रखेंगे। लेवल है छोरे का। महावीर स्वामी जी का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? फटाफट बताएंगे। भगवान श्री राम का जो कुल है वो भी यही कंसीडर किया जाता है। करेक्ट आंसर देखने को मिलता है इच्छावाकु। याद रखना, इच्छावाकु आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। और ये रहा, हुणों को भारत के बाहर खदेड़ने के लिए किस गुप्त शासक को सफलता मिली थी? हुणों को किसने हराया है बताएं? सर स्कंद गुप्त ने ही हुणों को हराया है। अब यहां पर बचता है आपका आज की क्लास का अगले 2 सवाल बचे हैं। एक मैं करता हूं, एक आपको बताना है। पल्लव शासक नरसिम्हवर्मन प्रथम की उपाधि क्या थी? महामल्ल की, वातापी-गौड़ की, दोनों ही है। बचा क्या लास्ट? भारत में सर्वप्रथम जौहर प्रथा का उल्लेख कहां देखने को मिलता है?
बट ये जौहर का उल्लेख आपको बताना है। ये लास्ट सवाल आज का हो जाएगा, इसका होमवर्क में आंसर कर, ठीक है। क्लास आपकी कंप्लीट होती है। अब मैं एक चर्चा करना चाहूंगा। देखिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी बात है, पॉइंट है ये कि बच्चे अगर हम YouTube के ऊपर मैं कंप्लीट रेगुलर बना रहा हूं तो उसमें YouTube के नोटिफिकेशन जाने बंद हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो या तो आप वो बच्चे हैं जो घूमते फिरते मेरी क्लास में गलती से आ गए, तो बात अलग है। अगर आप इसी डेडिकेशन के साथ रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो बात अलग है। अगर आप रेगुलर पढ़ने के लिए तैयार हैं तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे चाहिए रेगुलर वाले बच्चे जो रोज पढ़ने के लिए आए। तो यदि आप तैयार हैं तो ये वाला जो टाइम है रात के 9 बजे का, इसको मैं आगे तक के लिए एग्जाम तक के लिए फिक्स कर देता हूं। ये है टाइम यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और यूपी कांस्टेबल के लिए फिक्स हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में मैं किसी अन्य क्लास को कंडक्ट नहीं कराऊंगा। अगर आप तैयार हैं तो एक बार क्लास में लिख दीजिए, यस सर, हम बगैर नोटिफिकेशन के लाइव आ जाएंगे। ठीक है, 9 बजे आप लाइव आ जाया कीजिए, ठीक है। चलो, हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे रेगुलर वाले बच्चे बहुत सारे अपने, ठीक है। इसके अंदर निक्की है, अमन है, अनुपम है, शिवम है, विवेक है, ठीक है, मनु है, अनीक है, ठीक है। अनीक काफी दिनों बाद आया है हालांकि, ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चे भाई रेगुलर वाले बच्चे। तो अगर रेगुलर है तो रेगुलर रही। बाकी क्लास के अंतर्गत कुछ टेन्योर फिक्स कर रहा हूं मैं। शाम को 6 बजे रेलवे के लिए चलेगा और सुबह 10 बजे का जो स्लॉट है वो एसएससी जीडी के लिए बुक होना जा रहा है, ठीक है। और हमारा जो दोपहर 12 बजे का स्लॉट है, जो दोपहर 12 बजे का स्लॉट है, भाई लाइक नहीं करी है अभी भी आपने, देखो कितने गलत आदमी हो आप। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि यहां जो आपका दोपहर का स्लॉट है वह आपका 12 बजे का, वो आपका यहां देखने को मिल रहा है तथास्तु बैच के लिए। तथास्तु बैच में मैं चाहता हूं कि अभी आप इतने बच्चे लाइव हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार ये लाइक 400 हो जाए, अभी के अभी, अभी के अभी, ठीक है। तो देखो 379 है, अगर 20 बच्चे भी जाके लाइक कर देते तो ये लाइक हमारी 400 पार हो जाएंगी। फिर यहां देखना कि कुछ अलग ही लेवल की चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। लेकिन भाई इंपॉर्टेंट बात यही है कि यार आप सब इस चीज के लिए एग्री होने चाहिए। यहां मैं वो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा भाई साहब कि जिसको देखने के बाद जो बच्चे मुझसे पहले भी बैच ले चुके हैं वो भी इस बैच को खुद लेंगे। और याद रखना, ये आपके जीवन का वो अंतिम बैच होगा जिसके बाद आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी तरफ से केवल आपको अच्छा कंटेंट दे सकता हूं, मेहनत फिर भी आपके हाथ में है। पर यहां मैं कोशिश करूंगा कि वो मेहनत वगैरह सब कुछ करा पाऊं। और इसी वजह से इसके अंदर जो थंबनेल मैंने यूज करी है वो अब तक की मेरी सभी थंबनेलों में सबसे अलग और सबसे हटके है। तो लाइव आना इस क्लास में, ऐसा कोई बच्चा ना हो जो इस क्लास में लाइव ना आए। मैं चाहता हूं इस क्लास में आप लाइव भी आए, इस सेशन को आप अभी लाइक भी कर दें और आर पार इस सेशन को पहुंचाना है। ये सेशन मेरा नहीं, ये सेशन हमारा है। इस सेशन को लेना है इस प्रकार से। तथास्तु सिर्फ बैच नहीं, तथास्तु आपके सिलेक्शन की सीढ़ी है। इस बात को भी याद रखना, हल्के में मत लेना, खुल के खेलना है, छोड़ना नहीं है इस बार पेपर में, ठीक है। तगड़े तरीके से भौकाल रखिएगा, याद रखें, बढ़िया। तो अच्छा, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी वीडियो के सेक्शन में कि भाई यूपी पुलिस के अंदर फॉर्म्स के क्या ट्रेंड है, वो भी आप देख सकते हैं। और एनटीपीसी के अंदर जीके जीएस का सेक्शन जो है उसको लेकर भी मैंने 5 घंटे पहले वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने एक बात की घोषणा करी थी कि मैं आप लोगों के लिए यहां पर शाम को 6 बजे वीडियो लेके आने वाला हूं। तो वह कल शाम 6 बजे से शुरू हो रही है, उसको भी बगैर बोले देखने आ जाना, खुद से बताना ना पड़े लाडले, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा क्लासेस में, बीएनएस के लिए बाकी सबके लिए चीजें होने वाली हैं, ठीक है। चलो, और अब आपसे मुलाकात कल करेंगे और दिल्ली पुलिस के अंदर ये जो भी धांधले वाली बातें चल रही हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप इस सवाल का जवाब देकर आराम से सोइए और क्लास लीजिए, खुल के खेलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।